आपकी आवाज, चुनावी सरगर्मियां इस समय 7वें आसमान पर हैं। तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। पिछले 2 चरण के मतदान में क्या-क्या घटा हम लोगों ने आपसे बात की, लेकिन तीसरे चरण में क्या होने वाला है इस पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों की स्थितियाँ क्या हैं, वहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं, वहाँ के राजनीतिक मुद्दे क्या हैं और किस पार्टी के अंदर क्या-क्या घमासान चल रहा है, सब निकाल कर के ला रहे हैं आपके लिए। लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि सुल्तानपुर से नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी चुनाव, वो लड़ेंगे रायबरेली से। इसके मायने क्या हैं? इसके पीछे जो भी तर्क हैं, जो मायने हैं, उनको समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया है या इसके मायने कुछ और हैं। तो हमारे जो सोर्सेज़ हैं, सीईसी की बैठक के अंदर क्या कुछ घटा, वहाँ से निकाल कर के लाए हैं। उन सूत्रों के अनुसार अगर बात करें, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप से खुद को बाहर निकाला है कांग्रेस ने। भारतीय जनता पार्टी एक ट्रैप बना करके, एक जाल बिछा करके फंसाना चाहती थी कांग्रेस को और खासतौर से राहुल गांधी को। बार-बार जिस तरह से चुनौतियां दे रही थी स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री तक ललकारना चालू कर दिया था। प्रधानमंत्री की ललकार ये साबित करती थी कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा ट्रैप है और राहुल गांधी को अमेठी में फंसाने की एक साजिश है। इसको बहुत अच्छे से भांप लिया भारतीय जनता पार्टी की साजिश को कांग्रेस ने। आज की तारीख में अगर कहें तो विपक्ष जिस तरह से अपना प्रचार कर रहा है, पहली बार घुटनों पर ला दिया है भारतीय जनता पार्टी को और वो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आप सोचिए कि जब पहले सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेट करते थे और उसके पीछे-पीछे विपक्ष दौड़ता था, वो दौर कुछ और था, लेकिन आज का दौर बदल चुका है। इस बदले परिवेश में एजेंडा सेट कर रहा है विपक्ष और उसके पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के बहुत चिंतित हैं। उस मैनिफेस्टो की बारे में हर सभा में चर्चा करते हैं और कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रचार प्रधानमंत्री ने खुद कर दिया। यानी प्रधानमंत्री उल्टे शिकार हो गए उस जाल में फंस करके जो विपक्षी पार्टियों ने फंसाया बिछाया था। यहाँ एकजुटता का प्रदर्शन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने दिया, कितना दबाव उनके ऊपर बनाया गया। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया केवल इसलिए कि वो इंडिया गठबंधन से अपने आप को बाहर रखें। उसके बावजूद भी वो न झुके न डरे और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहे। उसका कारण ये है कि दिल्ली में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। झारखंड में जो सिंपैथी बनी है हेमंत सोरेन जी के प्रति, उनके साथ में, उनके फेवर में, वो बहुत कुछ साबित करेगी आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणामों में। अब बात करते हैं कि आखिर राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते तो क्या आशंकाएं थी। आप सोचिए कि अगर राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ते और इस बार उनको कड़ी टक्कर मिलती जो जिसकी संभावनाएं नहीं थी। एक तरफा चुनाव है वहां, अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो एक तरफा जीतते, लेकिन एक हार के बाद मन में कहीं ना कहीं संशय और डर तो बैठ ही जाता है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से किसी एक को या दोनों को वहां थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती। जो उनको पूरे और देश में प्रचार करने का समय मिल रहा है वो समय उनका अमेठी और रायबरेली में जाता। दूसरा, इस बहाने तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोपों का दौर शुरू होता और हमेशा जो एक सबसे बड़ा सवाल रहता कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती, वो सवाल ये था कि वायनाड या अमेठी में से राहुल गांधी किसको चुनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरे अमेठी में ये प्रचार करती कि इस बार ये छोड़ करके जाएंगे, वायनाड में ही अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और अमेठी के लोगों को छोड़ देंगे। तो इस तरह के जो प्रोपेगेंडा और इस तरह का जो जाल बिछाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसको बखूबी समझते हुए सीईसी ने फैसला लिया कि सुल्तानपुर में जो वहाँ सांसद हैं स्मृति ईरानी, उनको इतना भाव देने की जरूरत नहीं है। उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए और किसी स्थानीय व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। रायबरेली की बात अगर करें तो रायबरेली से भी ये तय है कि दो जगह में से एक जगह राहुल गांधी को छोड़नी पड़ेगी। लेकिन रायबरेली उनके लिए आसान इसलिए होती है कि प्रियंका गांधी, अगर वो राहुल गांधी रायबरेली छोड़ते हैं तो वहां से प्रियंका गांधी कैंडिडेट हो सकती हैं और प्रियंका गांधी को भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना राहुल गांधी को पसंद करते हैं। तो राहुल गांधी का रायबरेली छोड़ना बहुत ज्यादा कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा क्योंकि वहां दूसरे ऑप्शन के लिए प्रियंका गांधी हैं। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती और राहुल गांधी अमेठी से लड़ते
और अमेठी सीट अगर छोड़नी पड़ती तो वहाँ की भरपाई कैसे होती, ये थोड़ा मुश्किल का सवाल कांग्रेस के लिए हो सकता था। वहाँ उन्होंने केएल शर्मा अपने स्थानीय नेता, जो जमीनी नेता हैं और गांधी परिवार के प्रतिनिधित्व पे शुरू से लेकर के आज तक, चाहे सोनिया गांधी जी रही हों, उसके बाद राहुल गांधी जी रहे हों, वहाँ जो एरिया है वहाँ इनके लोकल प्रतिनिधि हैं, रायबरेली हो या अमेठी, वहाँ लोकल प्रतिनिधि के रूप में अमेठी में केएल शर्मा का नाम आता है। केएल शर्मा ही सारा कुछ देखते थे, केएल शर्मा ही लोगों से कनेक्ट करते थे, लोगों के बीच रहते थे और केएल शर्मा ही पूरे चुनाव को मैनेज करते थे। उन्हीं केएल शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। एक बार फिर ये कह सकते हैं कि उस ट्रैप से खुद को बाहर कर लिया, क्योंकि राहुल गांधी की अगर बात करें तो पूरे देश में उनको प्रचार के लिए जाना पड़ेगा। कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, वहाँ उनको जाना ही पड़ेगा। जैसे अगर बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव, लालू यादव पर्याप्त है वहाँ के लिए और वहाँ बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरा मोर्चा सँभाले हुए हैं अखिलेश यादव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लगभग सारे रास्ते बंद कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो इमोशनल कार्ड खेल करके उनका काडर जो है वो सड़कों पर है, लोगों के बीच में है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी का जो गठबंधन है, जो उनका जो सामूहिक प्रयास है, वो बहुत कुछ बीजेपी को झटका देने में सक्षम है। वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान का चुनाव हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी चुनाव बाकी है। मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, ये ऐसे स्टेट हैं, कर्नाटका, जहाँ राहुल गांधी जी को जाना पड़ेगा ही। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फैसला, बहुत सोच समझ करके सूझबूझ भरा फैसला सीईसी में हुआ है, जिसमें राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए कहा। अब भले ही प्रधानमंत्री चिल्लाते रहे कि डर के भाग गए और छोड़ के भाग गए, डरने की जरूरत नहीं थी। आज जैसे अपनी सभाओं में वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, तो वो बोलते रहे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कोई मायने नहीं निकलते। संविधान की किताब लेकर के निकले हैं राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, वो संविधान की बात कर रहे हैं, जिससे बीजेपी बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इसके नुकसान और इसके खतरों को महसूस कर रही है। आरक्षण से छेड़छाड़ एक बड़ा मसला बना हुआ है। इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम तरह के बयान भी दिए, एफआईआर भी हुई, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री सरेआम खड़े होकर के मंच से झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं। वो उनके लिए मायने नहीं रखता, ना चुनाव आयोग के लिए, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए। गृह मंत्री जगह-जगह खड़े होकर के झूठ फैलाते हैं और झूठ बोलने का जो काम करते हैं, वो उनके लिए बड़ा मसला नहीं है, ना ही चुनाव आयोग के लिए बड़ा मसला है। लेकिन अगर कोई वीडियो है जो फेक है या नहीं है, जांच से पहले ही जो बीजेपी ने कह दिया ये फेक वीडियो है, उसको चुनाव आयोग ने फेक मान लिया। हो सकता है वो फेक वीडियो भी हो, लेकिन उसकी चुनाव आयोग को जांच करानी चाहिए थी। जांच कराने के बाद फिर कोई एक्शन लेना चाहिए था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को उसमें समन किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने नींद उड़ा रखी है। एक्चुअली उन्हीं का हथियार उनके ऊपर चलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि विद्यार्थी परिषद से निकले हैं। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो विद्यार्थी परिषद में रहे हैं और पूरी ट्रेनिंग उनको है भारतीय जनता पार्टी की। विद्यार्थी परिषद में जो ट्रेनिंग दी जाती है और बड़ा संघर्ष करने के बाद वो निकले हैं, तो वो जो पलटवार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास उसके बचाव में कुछ है नहीं। तो मैं फिर इसी पे लौट करके आता हूँ कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और उनके सीट खाली करने के बाद प्रियंका गांधी वहां चुनाव लड़ेंगी, तो बड़ा मसला ये नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ते, अमेठी से चुनाव लड़ते, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी बड़े ट्रैप का शिकार होते, बड़े जाल में फंसने की संभावनाएं रहती, जिससे उन्होंने खुद को और कांग्रेस ने उनको बचा लिया। तो इस पर हम लोग और निगाह रखेंगे और नज़र रखेंगे इस चुनावी गुणागणित में और क्या-क्या घट रहा है, ये खबरें लेकर के भी आपके लिए आएँगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।